नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे द शिक्षा कैपिटल यूट्यूब चैनल पे। आप देख रहे हैं इस वक्त भारतीय काव्य शास्त्र की क्लास। इससे पहले हम रस सिद्धांत कुछ पढ़ा चुके हैं और आगे थोड़ा बचा हुआ था, तो हमने सोचा कि रस सिद्धांत में थोड़ा बचा हुआ है और आगे साधारणीकरण भी आपको पढ़ना है। ये सब कंप्लीट कर दो। भारतीय काव्य शास्त्र हम बहुत जल्द ही समाप्त करने वाले हैं। इससे पहले हम रीति सिद्धांत भी पढ़ा चुके हैं, काव्य लक्षण भी पढ़ा चुके हैं और रचनाकारों को अच्छी तरीके से ट्रिक के माध्यम से हमने पढ़ाया है। ठीक है, गानों में तब्दील करके दिया है। आप रीति सिद्धांत की अगर क्लास नहीं देखे हैं तो जाके देखें। आपको अगर रीति शैलियां याद ना होती हो तो कृपया जाएं, अगर याद ना हो फिर मुझे कमेंट करके बताना, आपको एकदम झूम उठोगे। ठीक है, जो रीति शैलियां मैंने इस प्रकार से ट्रिक के माध्यम से याद कराने की कोशिश की है। तो हम कुछ यहीं पे चल रहे थे रस सिद्धांत में, आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, ये हमारा पार्ट 2 होगा। रस सिद्धांत एक क्लास ले चुका हूं और एक क्लास ये अगली क्लास है। ठीक है, देखो मैं फिर वही बार बार कहता हूं कि शॉर्टकट तरीका मत अपनाओ, जो पढ़ो व्यवस्थित पढ़ो। नेट तो ऐसे हो जाता है बहुत लोगों का, पर जेआरएफ के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, कड़ी मेहनत, दोनों पेपरों को संभाल के लेके चलना पड़ेगा, बैलेंस बना के पेपर को पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट भी बना पढ़ो, इसको भी पढ़ो। इस पे अगर 8 घंटे इसको पढ़ रहे हो तो 4 घंटे उसको भी पढ़ो। 12-13 घंटा तो आप मिनिमम पढ़ो ही कम से कम। ठीक है, जो नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कम से कम 8 तो बिल्कुल पढ़ो, 8 घंटे तो जरूर पढ़ो। ठीक है, उसमें से 2-3 घंटे अपना फर्स्ट पेपर पढ़ो और प्रैक्टिस करते रहो। फर्स्ट पेपर की महत्वपूर्ण है प्रैक्टिस। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूं। चलो, तो हम रस सिद्धांत पढ़ रहे थे और मैं फिर यही कहूंगा कि आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। जितना मैं पढ़ा रहा हूं आप रामबाण समझ के कंठस्थ करते चलें। जब आप एग्जाम में बैठेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि क्या मैंने पढ़ाया था, क्या मैंने नहीं पढ़ाया था। हाँ, एक आधे प्रश्नों की बात नहीं कर सकता हूं, जिसे मैं अभी भारतीय काव्यशास्त्र खत्म कर दूं तो उसमें 5 से 6 प्रश्न पूछे जाते तो एक आधे इधर उधर से हो सकते हैं भाई, इतनी काफी किताबें हैं। हालांकि भगीरथ अगर वो बनाते हैं, भगीरथ से जितना सिलेबस में है तो उससे तो नहीं छोड़ूंगा, इतना याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। वीर रसों में अभी तक हम पढ़ चुके थे दानवीर, दयावीर, धर्मवीर, युद्धवीर, ये हम वीर रस पढ़ चुके थे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं देखो विश्वनाथ ने वीर रस के 4 भेद माने थे, हमने बताया था, दद्दू याद करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वीर रसों में युद्धवीर की प्रधानता मानी जाती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि युद्ध यानी वीर रस में वीर रस के कितने भेद हैं तो बता देना। विश्वनाथ के अनुसार 4, दान दया धर्म युद्ध, दान दया धर्म युद्ध, उसमें युद्ध वीर की प्रधानता है। ठीक है, अभिनव गुप्त ने भैया शांत रस, ठीक, अभिनव गुप्त ने शांत रस, नारायण पंडित ने आश्चर्य रस, रूप गोस्वामी मधुर रस को मूल रस माना। अब आपको ये याद कैसा होगा? ठीक है, बहुत एक बात बताओ, घर में ज्यादा कोई अपने यहाँ बच्चे हैं, मान लड़ाई झगड़ा करने लगे तो कहते हो अभी तुम शांत होते हो या थप्पड़ पड़े? तो अभी तुम शांत होगे या फिर मार खाने की कोशिश कर रहे हो? तो अभी शांत से अभिनव गुप्त ने कौन सा माना, किसको मूल रस माना? शांत रस ने। नारायण पंडित आश्चर्य रस। अच्छा एक बात बताओ, जो पंडित होते हैं, पंडित कहने का मतलब वो पंडित में कास्ट की ब्राह्मण की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, जो घर में कथा सुनाने आते हैं या फिर आपके यहाँ कोई पूजा कराने आए तो आप पढ़ेंगे क्या, जैसे कोई मंत्र है और स्वाहा, तो हम लोग आश्चर्य से सोचते हैं यार क्या इसने बोला है, क्या बोल क्या गए हैं, पता ही नहीं चला क्या बोल दिए। तो हमेशा जब भी कोई पंडित है ना सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं तो हम लोग आश्चर्य हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं सोहा बोलने के बाद। तो याद रखना, नारायण पंडित आश्चर्य रस को मूल रस माना है। रूप गोस्वामी मधुर रस। एक बात बताओ, जो रूप का सुंदर होगा वो मधुर भी तो होगा, मधुर बोलता भी तो होगा। तो रूप गोस्वामी मधुर रस, मुझे लगता है याद होगा हो गया। अभिनव गुप्त शांत रस को मूल रस मानते हैं, नारायण पंडित आश्चर्य रस को मानते हैं, रूप गोस्वामी मधुर रस को मानते हैं। ठीक है, मूल रस। चलो, नारायण पंडित आश्चर्य पर लिखते हैं, आश्चर्य रस पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि तच्चमत्कार सात्वर सर्वत्र व्यत भूतो रस। ठीक है भाई, बड़ी तगड़ी संस्कृत है। ठीक है, ये शब्द को याद रखना। भानुदत्त
देखो, भानुदत्त जो थे वो माया को एक भिन्न रस मानते हैं, माया को भी एक भिन्न रस माना है, भिन्न, ठीक है, भिन्न रस माना है किसने? आपसे पूछा जाएगा कि माया को भिन्न रस किसको मानने वाले विद्वान है? भानुदत्त। भक्ति को याद रखना, भक्ति को अलौकिक रस मान जो है, रस की मान्यता भानुदत्त ने प्रदान की। याद रखना, याद रखना, इंपॉर्टेंट है कि जो भक्ति रस था उसको अलौकिक रस किसने माना है? भानुदत्त ने, ठीक है। शुक्ल जो है, रामचंद्र शुक्ल, दुष्कर कर्म करने की भावना को उत्साह का आलंबन मानते हैं, इंपॉर्टेंट है। दुष्कर कर्म करने की जो भावना है उसको उत्साह का आलंबन मानते हैं। आलंबन मैंने बताया था, आलंबन और उद्दीपन, आलंबन के दो भेद, आश्रयालंबन और विषयालंबन, उसी की बात हो रही है यहाँ पे। उत्साह मानते हैं, कारण मानते हैं। रस का स्वरूप देखो, अब हम लोग कुछ रस का स्वरूप देखते हैं। रस को ब्रह्मानंद के समानार्थी कहे जाने का आरंभ याद रखना कहां से हुआ है? तैत्तिरीय उपनिषद से। कहां से हुआ भैया? तैत्तिरीय उपनिषद से। कहां से? तैत्तिरीय उपनिषद से हो गया था। रसो वै साह, रसो व सा। आगे आचार्य भट्ट नायक ने रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहा। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि भैया ये बताए दो तनिक कि रस को ब्रह्मानंद सहोदर किसने कहा था? तुरंत कहना कि भट्ट नायक। क्या भट्ट गंवार वाली बातें कर रहे हो कि कौन नहीं जानता ब्रह्मानंद सहोदर किसने कहा था? भट्ट नायक ने, ठीक है, अच्छी बात है। अगले आते हैं कौन? आचार्य विश्वनाथ। इन्होंने कुछ रस के बारे में कहा है कि सत्वदेग्र का काद खंड सो प्रकाश आनंद चिन्मय वेदांतर स्पर्श शून्यो ब्रह्म स्वाद सहोदरा, ठीक है। लोकोत्तर चमत्कार प्राण कैसित मातृभूमि, ठीक है, मातृभूमि सोकार विंदे भिन्नत्वे नः, बहुत तगड़ी संस्कृत है, छोड़ो इसको, ठीक है। भी इसका अर्थ समझना, यहां से आगे देखो। अर्थात कहा है इन्होंने कि अखंड, ठीक है, स्वप्रकाश, अखंड स्वप्रकाश आनंदमय चिन्मय, चिन्मय मतलब आत्मा की तरह शुद्ध चेतन नहीं परंतु सचेतन प्राणवान आनंद है, ठीक है। ये बात, यही बात, ये शब्द इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आपसे पूछे जा सकते हैं कि अखंड स्वप्रकाश आनंदमय चिन्मय, ठीक, वेदांतर स्पर्श शून्य, ठीक, यानी रसास्वादन के समय अन्य किसी वेद ज्ञान की उपस्थिति खत्म हो जाती है और ब्रह्मास्वाद सहोदर, ठीक है। ये पंक्ति और एक और लाइन है, इसका अर्थ है लोकोत्तर चमत्कार प्राण अलौकिक विस्मय रस का प्राण है, अपने आकार से अभिन्न रूप में आस्वादित होता है। ये आपको नहीं याद रखना है कि इसमें क्या समझने की कोशिश है। ये शब्द आपसे पूछ लेता है, अखंड स्वप्रकाश आनंदमय चिन्मय, सीधे शब्द ही पूछेगा किसने दिया था, तो याद रखना किसने दिया था भैया? विश्वनाथ ने दिया था। रस काव्य की आत्मा है। देखो इसके बारे में कुछ बातें समझो। रस काव्य की आत्मा है, कैसे? अग्नि पुराणकार ने रस को अनिवार्य घोषित करते हुए लिखा है, क्या लिखा है कि लक्ष्मी रियो बिना त्यागानवाणी भाति नीरसा। याद रखना ये किसने दिया है? वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि लक्ष्मी रियो बिना त्यागानवाणी भाति नीरसा, ठीक है। ये किसने दिया है? अग्नि पुराणकार ने। किसने? अग्नि पुराणकार ने। आचार्य राजशेखर ने रस को काव्यात्मा घोषित कर दिया और क्या कहा कि शब्दार्थों ते शरीर रस आत्मा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने पूछा है? किसने कहा है? राजशेखर ने। किसने कहा भैया? राजशेखर ने कि शब्दार्थों ते शरीर रस आत्मा। किसने कहा है? किसने कहा है? राजशेखर ने। किसने? राजशेखर ने। किसने? राजशेखर ने। उनके फिर अनेक प्रवर्ती आचार्य ने रस को काव्यात्मा माना, जो कुछ मत निम्नलिखित हैं। देखो यहाँ पे अभिनव गुप्त क्या कहते हैं? रस नयन, याद रखना इंपॉर्टेंट शब्द, अब पकड़ो, सब पकड़ने को। रस नयन, अभी अभी मेरे नयन लड़े किसी से, मैं रस में डूब गया, तो अभी अभी नयन लड़ गए, तो याद रखना अभिनव गुप्त ने शब्द क्या दिया? रस नयन। सर्वजीवित काव्यम, जैसे ही रस में नयन, हालांकि ये अर्थ नहीं है इसका, ट्रिक याद करने की कोशिश करना, आपको अर्थ नहीं समझने की जरूरत है, इतना याद रखना।
आपको ज्ञानी नहीं बनना, ना मैं बना पाऊंगा, ना इतना भी मुझे भी पता है। ठीक है, मैं कैसे निकाला हूं वो अनुभव आपको साझा करता हूं साथ में, और थोड़ा बहुत इधर उधर से कुछ सोचता हूं, कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं। तो इसमें ये ज्यादा मत सोचना कि सर आपने व्याख्या नहीं करवाई। भैया अगर मैं व्याख्या करवाने लगा तो उसके लिए आपको भी जीआरएफ पहले पास कर लो, उसके बाद व्याख्या पढ़ना। खूब अलंकार भगीरथ उठाना, जितने अलंकार हैं सब तैयार करना बैठ के, खूब रस तैयार करना, तब आपको जरूरत पड़ेगी। अभी नहीं जरूरत पड़ेगी, अभी सिर्फ सिर्फ शब्दों को जोड़ने की कोशिश करो। ठीक है, आप विश्वास नहीं करोगे, मैं जो नाटक हूं, यानी जो नाटक है, छोटे नाटक उनको तो मैंने अच्छी तरीके से पढ़ लिया। चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त नाटकों को, पूरे नाटक को मैंने 2 पेज में सिलेक्ट रख दिया था और छूटा भी कुछ नहीं था। आप सोचोगे ये कौन सी बात हुई, छोटे छोटे शब्दों में उठाए थे कथनों को। अभी एग्जाम में पूछा गया था ना, धातुसेन का कथन दिसंबर वाले में, गेंद वाला कथन था, मैंने बनाया था इस पर ट्रिक कि गेंद कभी धातु की नहीं होती है, और ये जाके फंस गया। अब कथन नहीं याद आते, क्या पता चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त नाटक आपको पता ही इतना कठिन होता है। ठीक है, तो मैं आपके सामने ज्ञानी बनने की नहीं कोशिश करता हूं, ना मैं हूं। ठीक है, ना मैं हूं, ना मैंने ज्ञानी बन के एग्जाम निकाला है। मैं भी फिर कहता हूं आपको, मैंने स्मार्ट तरीके से अपनाया था इसको। ठीक है, कि कम मतलब चीजें भी कम पढ़ना पड़े और चीजें तैयार भी हो जाएं खूब। ठीक है, तो उसके लिए भैया आप पूरी लाइन मत याद करो, कोई शब्द पकड़ो, कोई शब्द पढ़ो, उससे जोड़ने की कोशिश करो बस। एग्जाम को आपको 4 ऑप्शन पकड़ने हैं। आपसे एग्जामिनर कभी नहीं पूछेगा ये बताओ कि तुमने इसका उत्तर लिया, निकाला कैसे, पता कैसे चला। कहते भैया हम उत्तर दे दिन अत्ते ही काफी है, ज्यादा दिमाग ना लगाओ। ठीक है, तो अभिनव गुप्त ने रसनैन सर्वजीवित काव्यम, आपको पता है कि जब अभी अभी मेरे नैन उससे लड़े, आपके नैन लड़े, तो लगता था कि मैं अब तो जीवित हो गया हूं। वैसे तो मैं थोड़ा जा रहा था किनारे पे। तो याद रखना अभिनव गुप्त ने कौन सी लाइन दी है, रसनैन सर्वजीवित काव्यम, इंपॉर्टेंट है। महिम भट्ट देखो, इंपॉर्टेंट देखो, अब महिम भट्ट ने लाइन दी है, काव्यस्यात्पत्ति संगिनी रसादि रूपेण। आप सोचोगे कि यहां से पकड़ो शब्द को, कि अगर प्रभु की महिमा हो जाए, मेरा जीआरएफ निकल जाए, तो मेरी संगिनी भी मुझको मिल जाएगी। महिम भट्ट, महिमा हो जाए किसकी, प्रभु की, तो मेरी संगिनी भी मुझको मिल जाएगी। याद रखना महिम भट्ट ने लाइन क्या दी है, काव्य प्रति संगिनी रसादि रूपे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर कस्यति विभता, उसी में है। मम्मट ने क्या दिया है, देखो मम्मट आगे, मम्मट देखो आगे, ये रस स्याह गिना। मम्मट आपको पता है बचपन में जब मम्मी मारती थी थप्पड़, मारती थी 4 और गिनती थी 1, मारती थी 4 और गिनती थी 1। तो जब भी गिना गिना शब्द आ जाए, मम्मट मम्मी, ये रसा स्याह गिना। विश्वनाथ याद रखना, विश्व वाक्यम रसात्मक काव्यम, ये नहीं आप भूलोगे, ये भैया काव्य लक्षण में भी दिया है, इसको मैंने अच्छी तरीके से याद भी कराया है। ठीक है, तो विश्वनाथ ने क्या लाइन दिया, वाक्यम रसात्मक काव्यम। जगन्नाथ ने याद रखना, रमणीयात प्रतिपादिक शब्द काव्यम। आपको पता है गन्ने की ही तो रबड़ी बन जाती है, रमड़ी, रमड़ी से बनाओ रबड़ी। ठीक है, इसी से मैंने याद किया था। आपको पता है गन्ना क्या होता है, गन्ना कभी खाए हो, देखे हो, नहीं देखे होगे, मीठा जैसे चीनी बनती है। ठीक है, तो उससे पहले रबड़ी भी बनती है थी। ठीक है, याद रखना जगन्नाथ ने रमणीयात प्रतिपादक शब्द काव्यम, विश्वनाथ ने वाक्यम रसात्मक काव्यम। ठीक है, चलो अब कुछ हिंदी में रस विवेचन क्या है। हिंदी में भैया देखो क्या है कि काव्यसार शब्दार्थ को रसते हैं काव्य सुसार, और भोली कहत नव रस कवि सकल मोल सिंगार। पंक्ति किसकी हो गई, देव की। किसकी हो गई, देव, सुसार सिंगार देव। ठीक है, चलो सबको केशवदास कहे नायक है सिंगार। किसकी पंक्ति है, केशवदास की। किसकी है भैया, केशवदास की। चलो रस कविता का सबसे बड़ा गुण है, ये कथन किसका है भैया, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, मृत जाति को कवि जिलाते रस सुधि के योग से। किसका कथन है, मैथिली शरण गुप्त का कथन है। किसका है भैया, मैथिली शरण गुप्त। आप तो जानते हो हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है।
ठीक है, ये रामचंद्र शुक्ल का बड़ा फेमस कथन है। ये आपको कथन याद रखना है कि रस अमर है, ये इतना ही शब्द याद रखना है, रस अमर है। वह काव्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग भी है। जब तक काव्य रहेगा रस की सृष्टि निरंतर होती रहेगी। कथन किसका हो गया? डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। और अभी भी अगर आप याद नहीं कर पा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि राम अमर थे। ठीक है, रस निष्पत्ति। अब जो हमको पढ़ना है ये वेरी इंपॉर्टेंट बात, रस निष्पत्ति हमको तैयार करना है। मैं इसको आपको ऐसा तैयार करा दूंगा कि आप झूम उठोगे। ठीक है, देखो बताता हूं। रस की सर्वप्रथम व्याख्या भरत मुनि ने, उनकी रचना थी, आपको मालूम होना, नाट्यशास्त्र। और इनका समय क्या है भरत मुनि का, आपको पता होना चाहिए, 2री शताब्दी। निष्पत्ति शब्द का प्रथम प्रयोग भरत मुनि ने अपने रस सूत्र में किया था। उसी में निष्पत्ति संयोग संबंध का अर्थ बताया नहीं था, उसी के ऊपर 4 व्याख्याकार हुए, हम आगे बताते हैं। ठीक है, देखो ये लाइन आपके सामने हुई, कौन सी? भरत मुनि का रस सूत्र कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादरस निष्पत्ति। अरे विभावानुभाव व्यभिचारी भाव संयोगादरस निष्पत्ति। अब उसमें शब्द कहने लगे कि विभाव, अनुभव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो उन्होंने कहा कि भैया ये बतावा जरा कि संयोग और ई निष्पत्ति का है, निष्पत्ति का है। तो उसके लिए 4 व्याख्याकार उतरे क्रम से। सबसे पहले आ गए प्रेमवध के इस कंबली गुफा के। राजा ने कहा कृत कृत हुआ तात पधारे आप। लघु संकेत समझ राजा का गढ़ दौड़े लाए असाध्य पीड़ा। लाया भट्ट लोलट के आगे, यानी भट्ट लोलट प्रियंवद है समझ लो, उनके आगे ये सूत्र सामने रख दिया गया। कहा कि बताइए भैया निष्पत्ति और रस संयोग का अर्थ समझाइए। भट्ट लोलट ने कहा कि तुम लोग भट्ट गंवारो, मैं समझाता हूं, सुनो। कैसे हैं भाई, तुम समझाओगे? समझाओ। कहा ठीक है मैं समझाता हूं, देखो कैसे। भट्ट लोलट ने कहा कि देखो, सबसे पहली बात उन्होंने कहा कि देखो एक चीज समझना। अब उन्होंने कहा, भट्ट लोलट ने कहा कि भाई ऐसे नहीं मैं समझाऊंगा, पहले कुछ खाना वाना लाओ, मैं खाऊं बोलूं, भूख भूख लगी है, बहुत ज्यादा भूख लगी है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे भूख लगी है? भाई क्यों यार, इतनी दूर से आया हूं, भूख तो लगेगी, तुमको निष्पत्ति संयोग मुझे समझाना, तो उसके लिए कुछ तो खाऊं। तो राजा के घर में मांस बना था। क्या बना था? मांस। तो उन्होंने कहा कि देखो भैया, कहा भट्ट लोलट ने कहा कि मैं मांस वांस नहीं खाता हूं। तो कहा भाई क्या, तो क्या खाते हो? तो उन्होंने कहा कि देखो तुम ऐसा करो, बैंगन की सब्जी बना दो मेरे लिए। किसके लिए? बैंगन की सब्जी बना दो। बैंगन में गांव में इसको भांटा कहते हैं, याद रखना। गांव में, मैं गांव से जुड़ा हुआ हूं तो मैं आपको उसी प्रकार से उदाहरण दूंगा। ठीक है, मैं ज्यादा वो नहीं हूं, आप मत समझना। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि मैं बैंगन की यानी भांटा की सब्जी खाऊंगा। तो कहा कि भांटा कहाँ मिलेंगे? कहा कहीं से लाओ, चाहे उसकी उत्पत्ति करो, मुझे नहीं पता है, पर आप भांटे की सब्जी ही बनाओगे। तो उन्होंने कहा ठीक है भैया, तुम मांस नहीं खाओगे तो मैं उसकी उत्पत्ति करता हूं। कहा अच्छी बात है। फिर कहा जब ये तुम्हारी सब्जी बनके जो उत्पत्ति जब हो जाएगी भाटा की, उसके बाद क्या करोगे? उसका संयोग, उसका संबंध तुमसे क्या मतलब है? कहा उसका फिर उत्पादन होगा, उसका भी कोई उत्पादक तो हो रहा होगा, तभी तो भाई बैंगन का उत्पादन करो, उसका उत्पादक बढ़ाओ। ठीक है, तो कहा कि अच्छा ये बताओ, तो जो मांस बेचने वाला है उसके अंदर कभी गम नहीं आएगा क्या? भाई इसका मांस नहीं बिक रहा है। तो कहा क्यों नहीं भाई, बिल्कुल आना चाहिए, उसका भी मांस आएगा, उसको भाई मतलब गम होगा। अगर जब गम होगा तो हम लोग कहेंगे ऐसा करो, तुम अपना अपना पोषण अपने हाथ, अपना पोषण अपने अपने हाथ देखो। ये मैंने एक कहानी के रूप में आपको समझाने की कोशिश, अब मैं इसको समझाता हूं। ठीक है, आगे समझते हैं। देखो भट्ट लोलट, मैंने कहा मांस, मां से समझना कि इनका दर्शन था मीमांसा दर्शन। भट्ट लोलट का दर्शन क्या था भैया? मीमांसा दर्शन। क्या था? मीमांसा दर्शन। इसलिए कहा कि भाटा, वो कहा मांस नहीं खाएंगे,
भाटा में खाऊंगा, भाटा की सब्जी। उन्होंने कहा कि भाई मासा, फिर उन्होंने जो व्याख्या किया शब्द की, उसका नाम दिया उन्होंने उत्पत्तिवाद। उन्होंने कहा, अभी बताऊंगा, उन्होंने कहा कि आरोप कर लिया जाता है। वो हम आगे रस की अवस्था में बात करेंगे, रस की अवस्था में, जब रस की अवस्था है उसके बारे में। उन्होंने कहा उत्पत्तिवाद दिया, उन्होंने कहा उत्पत्तिवाद। उत्पत्तिवाद मतलब रस की अवस्था में आरोप कर लिया गया, ठीक है। इसका जो संबंध दिया, उसका जो संबंध दिया देखो, एक तरफ विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव, एक तरफ स्थायी भाव, ठीक है। वही तो इधर है विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव, विभाववादी, ठीक है। तो यही बात उन्होंने कहा, विभाव और स्थायी भाव का नाम दिया उत्पाद उत्पादक। विभाव का नाम दिया, इधर विभाव देखो, ये विभाव है, विभाव का नाम दिया उत्पाद, और स्थायी भाव तो इधर उत्पादक है। फिर विभाव इधर दिया अनुभाव, अनुभाव का नाम दिया गम्य, इधर क्या है गमक, ठीक है। फिर इन्होंने इनका दिया पोष, फिर इधर स्थायी भाव का नाम दिया पोषक, यानी विभाव अनुभाव और ये नाम है व्यभिचारी, ये व्यभिचारी, ये है भैया क्या नाम है अनुभाव, और ऊपर है विभाव, ठीक है। यानी कहने का अर्थ है कि विभाव उत्पादक होते, उत्पाद्य होते हैं। जो उत्पादक कौन करता है, स्थायी भाव करता है, ठीक है। विभाव उत्पादक होते हैं, उत्पाद्य होते हैं, उत्पादक कौन करता है, स्थायी भाव करते हैं। वो गम्य होते हैं, गमक कौन करता है, स्थायी भाव करते हैं। वो एक पोष्य होते हैं, पोषक कौन करता है, स्थायी भाव करते हैं। ये भट्टलोलट के अंतर की बात है। अब यहां मैं आपको अच्छी तरीके से समझाया, क्योंकि ये आपसे इसमें कोई व्याख्या नहीं पूछेगा, सीधे सीधे उठाएगा भट्टलोलन का दर्शन क्या है, मीमांसा दर्शन। उन्होंने व्याख्या क्या दिया है, आरोपवाद या उत्पत्तिवाद, उत्पत्तिवाद। उन्होंने संबंध क्या बताए हैं, उत्पाद उत्पादक गम्य गमक पोष्य पोषक। अब जो लास्ट बात आती है भट्टलोलट में, वो समझो। उन्होंने कहा कि रस की अवस्था यानी रस की निष्पत्ति, वही बात है रस की अवस्था। कहने का अर्थ यहां पे ये है कि रस दरअसल होता किसके अंदर है, ये बात उन्होंने कहना चाहा। इसीलिए उन्होंने एक शब्द उठाया अनुकार है। मैं इसको समझाता हूं अच्छी तरीके से। अनुकार क्या होता है, अनुकार आपने रामायण देखी है, रामायण तो देखे होंगे सब लोगों ने, ठीक है। तो रामायण में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इनका मानना है, देखो समझता हूं कि बताइए कि रामायण में राम कौन बने थे, यानी जो बहुत पुरानी वाली रामायण में जाना, किसी भी रामायण मतलब पुरानी रामायण आपसे ज्यादा समझ, उसकी जो एक्टिंग किया था राम की, वो एक्टिंग किसने किया था, आपको पता, अरुण गोयल ने किया था। किनसे, अरुण गोयल ने किया था। तो इनका मानना था, गुरु जी का भट्टलोलट का नाम मानना था कि जो रस था वो राम के अंदर था। किसके अंदर था, राम के अंदर। अनुकार मतलब होता है मूल पात्र, मूल पात्र। ये बात इन्होंने यही समझानी चाहिए कि जिसकी हम नकल कर रहे हैं दरअसल रस उन्हीं के अंदर है। कहा कि राम के अंदर रस है, हम में रस था ही नहीं। ना तो अरुण गोयल के अंदर था, यानी जो अरुण गोयल हैं, जो उन्होंने भूमिका निभाई है राम की, उनके अंदर रस नहीं था, रस था राम में। उसी से हम लोगों समझ पाए कि हाँ कहीं कहीं रोने लगते हैं, कहीं कहीं कुछ होने, तो जैसा उन्होंने किया रस उन्हीं के अंदर था, हमारे अंदर नहीं था। ये बात कौन कहा, भट्टलोलट ने। ये बात इसी निष्पत्ति शब्द का अर्थ समझाया यहाँ पे, निष्पत्ति यानी रस की अवस्था, कि रस किसके अंदर होता है दरअसल। तो उन्होंने कहा कि रस दरा अनुकार्य में होता है, यानी मूल पात्र में होता है। दरअसल ये जो तुम समझ रहे हो ना, ये नाटक के संदर्भ में होता है, आज की डेट में नहीं। पहले नाटक, मनोरंजन साधन क्या था, नाटक था। तो तब नाटक होते थे, नाटक खेले जाते थे मंच पे। अगर आप हिंदी के विद्यार्थी हैं, हालांकि हिंदी के होंगे ही, आपने नाटक तो देखा ही होगा, बहुत सारे मंचन देखे होंगे, ठीक है। तो जो आप नाटक देख रहे हैं, तो उसमें जो किरदार निभाने वाला होता है उसके अंदर इन्होंने कहा रस नहीं है, जिसका उन्होंने किरदार निभाया है उसके अंदर रस है, उसके अंदर रस है। ये बात
इन्होंने यही बात रस निष्पत्ति, निष्पत्ति का अर्थ यही है कि रस किसके अंदर है। तो ये भट्ट लोलट की बात थी। अभी हम आगे ये व्याख्या का इन्होंने बता दिया। इनका दर्शन था मीमांसा दर्शन, व्याख्या थी उत्पत्तिवाद, और संयोग था इनका क्या संबंध, क्या था उत्पाद उत्पादक का भाव संबंध, गम्य गमक का भाव संबंध, और पोष्य पोषक का भाव संबंध। याद रखना, ये कहानी याद रखना, आपको बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, उसके बाद आते हैं संकुक। उसके बाद आते हैं संकुक। संकुक के बारे में आप तुमको समझाते हैं। अब एक बार की बात है कि एक पंडित जी आए हुए थे हमारे घर, ठीक है, और उन्होंने, अब पंडित जी, आपको पता है पंडितों के पास शंख होता है। शंख होता है, आपको पता है? नहीं, नहीं पता है। तो उन्होंने शंख, हम क्या करें, एक दिन की बात है, शंख हम उठा लिए उनका, और उठाए और बजाने लगे। बहुत तेज हम शंख जब बजाए तो पंडित जी भाई भड़क गए। उन्होंने कहा कि तुमने मुझसे अनुमति मांगी शंख बजाने के लिए कि बजा ही दिए हो? हमने कहा गुरुजी नहीं मांगी थी अनुमति आपसे। तो कहा कि आपने अनुमति नहीं मांगी है। अब बहुत ज्यादा हमारे इनके बीच में लड़ाई, हमारे पिताजी में लड़ाई होने लगी। गांव की पंचायत बैठी, ठीक है, न्याय के वास्ते कि दरअसल इसमें हुआ क्या, न्याय मिलना चाहिए पंडित जी को या हमको मिलना चाहिए, दोनों में से किसी को तो न्याय मिलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पंडित जी का हमने बगैर बताए उनकी अनुमति लिए बगैर हमने शंख बजा दिया था, तो उसके लिए न्यायशाला बैठा दी गई। ठीक है, सब लोगों ने कहा कि अब इसका क्या होगा, इसमें कुछ नहीं होगा, मैं अनुमान लगाता हूं कि इनको अनुमाप्य कर दिया जाए, इनके पीछे कुछ ना किया जाए, इनको छोड़ दिया जाए। ठीक है, और लोग इनको अनुमापक करें। ठीक है, तो ये बात थोड़ी समझना कि शंख बजाने के लिए मैंने अनुमति नहीं मांगी थी, इसीलिए क्या हुआ, न्याय पंचायत बैठा दी गई। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए हुआ, आप समझना कि इनका दर्शन क्या था, न्याय दर्शन। किनका? शंकुक का। व्याख्या इनकी क्या थी? अनुमतिवाद। शंख बजाने की हमने अनुमति नहीं ली थी। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। संयोग क्या था इन्होंने? अनुमान। अनुमान मतलब अनुमान कर लेना, कि हम लोग अनुमान कर लेते हैं कि इनके अंदर रस था। अरुण गोयल के अंदर भी बताते हैं, वही अनुमान, जिसके ऊपर अनुमान कर लोगे वो बात चीज विद्यमान हो जाएगी कि हाँ उसके अंदर रस है। तो वही कह दिया कि क्या नाम, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव अनुमाप्य हैं, और स्थायी भाव क्या है, रस क्या है, अनुमापक है। ठीक है, तो संकुक, न्याय, अनुमतिवाद, अनुमाप्य और अनुमापक शब्द नहीं भूलना, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा कि अनुमाप्य अनुमापक किसका है, संकुक का न्याय दर्शन किसका है, संकुक का अनुमतिवाद किसने दिया, संकुक ने दिया। ठीक है, किसने दिया, संकुक ने दिया। अब बात आती है रस की अवस्था। भट्ट लोलट ने कहा कि देखो भैया, रस जो था ना मूल पात्र में था, मतलब राम के अंदर है। संकुक कूद के सामने आएगी, कहा तो ऐसा है, सुनो, कत्ता पढ़े हो तुम, अपने पक्का समझते हो तुम, हैं? कैसे तुमका पता चलेगा कि राम के अंदर रस रहा है? रे भैया, रस है अरुण गोयल के अंदर, जौन मतलब इनका किरदार निभाइन है। रामायण में अरुण गोयल ने निभाया ना उनका किरदार, उनके अंदर रस था। रस राम में नहीं था, रस था उनके अंदर। इसी को कहते हैं अनुकर्ता। अनुकर्ता मतलब अभिनेता। अभिनेता। 12th फेल मूवी देखी है? किसकी थी? पंकज की? पंकज, क्या नाम था, नाम भी भूल गए हम, छोड़ो, नाम भूल गए। तो उसमें किसके ऊपर मूवी बनी? छोड़ो, यहाँ सुपर 30 मूवी देखी होगी, सुपर 30 ऋतिक रोशन की। अब बनी किस पे? आनंद कुमार पे। अब इससे आपको बेहतर समझ में आएगा, ज्यादा बेहतर समझ में आएगा कि भट्ट लोलट कहते थे कि रस था आनंद कुमार के अंदर, क्योंकि आनंद कुमार पर बनी थी मूवी। और भैया संकुक कहला कि तुमको कुछ नहीं मालूम है, हम बताए थे, उनके अंदर रस नहीं था। रस रहा है कि के अंदर? ऋतिक रोशन के अंदर। इसी को कहते हैं अनुकर्ता। ये बात बहुत लोगों, कम लोगों को समझ में आती है, मुझे भी नहीं समझ में आई थी। मैं कई लोगों से पढ़ा, हमने कहा यार कोई ऐसा समझाने वाला हो ना कि बेहतरीन तरीके से
अपनी भाषा में समझा दे ताकि बैठ जाए। ये बात यहाँ पे आप जाके धीरे धीरे खूब पढ़ा तो समझ में आई इस बात को। ठीक है, तो ये बात है अनुकर्ता। ठीक, अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। यानी भट्ट लोलट कह रहे हैं कि अनुकार्य यानी रस की अवस्था अनुकार्य में है, यानी मूल पात्र में है, यानी राम के अंदर, यानी आनंद कुमार के अंदर है। और शंकु कह रहे ना भैया ना, तू बच्चा है, तुमको ज्यादा विशेष नहीं पता है, हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़े हुए तो मुझे ज्यादा पता है। शंकुक ने कहा यह बात, मैंने नहीं, मुझ में तो एकदम कुछ नहीं है उनके आगे। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि मेरी सुनो, अब थोड़ी सुनो। उन्होंने कहा कि देखो, मूल पात्र में नहीं, राम में नहीं, आनंद कुमार में नहीं, दरअसल रस है किसके अंदर, उनके अरुण गोयल के अंदर। कहने का मतलब जो पात्र उसके अभिनय कर रहा है, ठीक है, और ऋतिक रोशन के अंदर। ये बात यहीं से अनुकर्ता और अभिनेता बात बाई। अब आते हैं देखो भट्टनायक। अब इनके अंदर इन्होंने कहा, भट्टनायक ने कहा कि यार एक बात बताओ कि तुम लोग कहां से पढ़े हो, दोनों लोगों से, शंकुक से और भट्ट लोलट, दोनों लोगों से ने कहा यार कि इतना कुछ कहा पर पता तुम हो लोगों ने कछु नहीं। ठीक है, कोई चीज कम से कम सही ढंग से व्याख्या करो। तो उन्होंने कहा भैया तुम बड़े हो, तुम पिताजी हो, तुम्हें कही दो। उन्होंने कहा मैं तुमको समझाता हूं। देखो, इन्होंने कहा सबसे पहली बात एक चीज समझना, यहाँ पे नायक पकड़ना। यहाँ पे नायक शब्द पहले थोड़ा मैं इनको याद कराने की कोशिश करता हूं, फिर समझना आपको। सबसे पहली बात, जो नायक यानी जो पिक्चर यानी कोई भी हीरो होता है, संख्या में कितना होता है, एक होता है। हीरो तो एक ही होती है, उसकी संख्या एक ही होती है। ठीक, और आपको पता है ना, जितने हीरो होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं पिक्चर में भुगत तो जाते हैं, भुक्त या भोग ज्यादा भोगते हैं। पहले गद्दारों से मार खूब खाते हैं। अब पुरानी मूवियों में जाओ, मिथुन के पिक्चरों में, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, मिथुन के जब तक पूरे माता पिताजी, बहन भाई जब तक नहीं मारे जाएंगे तब तक उनके अंदर गुस्सा ना आई। ठीक है, बहुत भोगत हैं बेचारों, बहुत। जब सब मरेंगे मैं मार दूंगा आप सबको मैं बहुत मारूंगा, तब उनके अंदर गुस्सा आई, नाराजगी आई, तब जाके हाँ बिल्कुल राम, जो जिसको पाता है उसको मारने लगता है। तो कहीं ना कहीं जो नायक होता है ना, संख्या में तो एक होता है, बड़ा भुगत जाते हैं, बहुत भुक्त मतलब मेरी भाषा में भुगतना उसको कहते हैं जो परेशान हो जाते हैं, उसको कहते हैं भोगवाद। ठीक है, अब उसके बाद सबको मार भी देते हैं, मारते हैं। फिर क्या होता है, फिर जब आपको पता है नायक जो होते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत मारते पीटते हैं, बहुत काम करते हैं, तो इसीलिए भोजन भी बहुत खाते हैं। ठीक है, भोजन भी बहुत खाते हैं। तो याद रखना, भोगवाद यानी भुक्तिवाद, और उसके बाद भोज्य। तो भोज्य और भोजक किसने दिया, संयोग भट्टनायक ने दिया। तो अब समझना कि इनका दर्शन क्या था, सांख्य दर्शन। व्याख्या क्या दिया, भुक्तिवाद। भुक्तिवाद मतलब भोगवाद, यानी भोगना पड़ता है। संयोग मतलब उसका विभावन का मतलब दिया भोज्य और भोजक। संयोग क्या दिया, भोज्य और भोजक। अब इनकी जो रस की अवस्था थी, यहां समझना। इन्होंने कहा, और देखो भट्ट ने कहा कि भैया मूल पात्र में रस होता राम में होता है, ठीक है, आनंद कुमार में है। इन्होंने कहा, शंकुक ने कहा गलत, तुम, रस होता है जो अभिनेता होता है, जो उसकी भूमिका निभाता है। इन्होंने कहा चाहे बुड़बक मेरी सुनो, रस होता है दरअसल दर्शक के अंतर्गत, इनके अंदर रस होता है। इन्होंने कहा अच्छी बात है, इनकी थोड़ी थोड़ी स्वीकार भी की गई, मगर पूर्णता नहीं स्वीकार किया गया। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं अभिनव गुप्त। आप समझाता हूं अच्छी तरीके से। अभिनव गुप्त का दर्शन क्या है, शैव दर्शन। क्या है, शैव दर्शन। और याद रखना इनका अभिव्यक्तिवाद। देखो अभी से लिखा है, अभी से अभिव्यक्तिवाद, अभी से अभिव्यक्ति। शैव व्याख्या इन्होंने क्या दिया, अभिव्यक्तिवाद। संयोग क्या दिया, अभिव्यंजना। इन्होंने कहा व्यंग्य और व्यंजक भाव दिया, व्यंग्य और व्यंजक, व्यंग्य और व्यंजक, व्यंग्य और व्यंजक। जिनका जियारत विचारों का नहीं होता है ना, वो
अभी इस टाइम इतना परेशान है कि कहीं जाएं हर जगह इनको व्यंग्य सुनने को मिलता है, कोई व्यंजन शुद्ध बात नहीं देता है। याद रखना, व्यंग्य और व्यंजक भाव अभिनव गुप्त ने कहा। रस की अवस्था इन्होंने कहा, देखो अब समझना इंपॉर्टेंट, इन्होंने कहा सामाजिक के अंतर्गत होती है और वो भी सहृदयी होगा। ये बात स्वीकार की गई सब लोगों ने, क्यों? बिल्कुल सही बात कही गई। अब यहां से मैं समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। देखो भट्टलोलन ने कहा कि भैया, भट्टलोलन ने कहा कि मूल पात्र में होती है। अगर मूल पात्र में रस होता, ठीक है, मूल पात्र में अगर रस होता तो दर्शक क्यों रोते? क्योंकि रस उनके अंदर है, दर्शक क्यों रोते? कोई नहीं रोता भाई। वहां राम के यहां लड़ाई हो रही है तो उनके अंदर गुस्सा नहीं होता, तटस्थ बैठे रहते हैं, तटस्थ बैठे रहते हैं। इसी प्रकार से अगर अभिनेता के अंतर्गत होता तो वो तब भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला होता दर्शक के अंतर्गत। और अगर प्रेक्षक यानी जो दर्शक है इनके अंदर भी रस है, किनके अंदर? दर्शकों यानी जो दर्शक देखने गए हैं नाटक वाले। तो अब समझना यहां से एक लाइन, मान लो कि आप एक मूवी देख रहे हैं, ठीक है, आप नहीं समझो, जैसे मान के चलो मूवी देखने गए थिएटर में, ठीक है, उस थिएटर में 500 लोग बैठे हुए हैं, 500 लोग उस मूवी में बैठे हुए हैं और उस मूवी में एक पागल बैठा हुआ है। कौन? पागल। अब मूवी मान लो मिथुन की चल रही है, या छोड़ो कोई साउथ मूवी चल रही है या कोई मूवी चल रही है जिसमें सीन गंभीर है एकदम से, ठीक है, या उनकी पत्नी मारी जा रही है या हीरो मारा जा रहा है, सब दर्द में है, सब दुख में है। पागल क्या कर रहा है? उछलता है, हाँ वाह वाह वाह, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत, मार मार मार। वहां पे क्या होता है तो वो भी दर्शक, दर्शक क्या वो नहीं है? वो भी दर्शक है। उसके अंदर हंसी का रस फूट रहा है, बाकी 499 लोगों के अंदर क्या है? दुख का माहौल छाया हुआ है। ये बात अभिनव गुप्त ने समझाई कि भैया सबके अंदर नहीं, जो सहृदयी होता है, जिसके अंदर हृदय विद्यमान होता है। दिल कहने का मतलब दिल तो सबके अंदर होता है, मगर कहता ना कोई तो दिल का पत्थर भी होता है। कहते तुम पत्थर दिल इंसान हो क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनके अंदर रस नहीं होता है, उनके अंदर रस नहीं होता है। ये बात अभिनव गुप्त ने समझाने की कोशिश की। तो अब मेरे ख्याल से आपको रस निष्पत्ति समझ में आ गई होगी। दर्शन से था, अभिव्यक्तिवाद व्याख्या की, अभिव्यंजना व्यंग्य व्यंजक भाव, रस की अवस्था क्या रखी? सामाजिक हृदय में अभिनव गुप्त, और अभिनव गुप्त को ही मूलतः माना भी गया, ठीक है, मूलतः माना भी गया मेरे ख्याल से। चलो आज यही क्लास रखते हैं और हम आपको एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको पूरा रस सिद्धांत समझा देंगे, कि शॉर्ट अच्छा लगता है, ठीक है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना आप तैयार करते चले, बराबर तैयार करते चले। विश्वास करें कि आप जब एग्जाम में बैठे होंगे, ठीक है, तो आपको हंसते हुए पेपर करना है कि वाह गम में गमा का, अरे मुझे गम क्या, भाटा जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही। चलो आज यही रखते हैं और कमेंट करके बताना आपको क्लास कैसी अच्छी, अगर अच्छी लगी तो अच्छी लिखना कि हाँ बहुत अच्छा, और शेयर कर दो, थोड़ा अपने मित्रों को बता दो, और सब्सक्राइब भी कर लो, थोड़ा लाइक वाइक कर दिया करो, तो हम भी, हमारा भी कुछ भला हो जाए। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते हैं और राजू सर के साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।